अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 क्लास 9 खुश रहें। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1920 टू 1999 1920 से लेकर 1999 कर्नल मोहम्मद ख़ान जिनकी तहरीरें कदरे अयाज, उनका तारुफ जनाब हम पढ़ रहे हैं। उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद ख़ान चकवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने ही गांव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। चुनांचा 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफ़ाए पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान, पाकिस्तान का बनना, दिफ़ाए पाकिस्तान, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ बका में हिस्सा लिया। 1965 में रन कच्छ के महाज पर नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए। 1965 में जो पाक भारत जंग थी उसमें रन कच्छ वो जगह है, वो महाज है जहाँ पर उन्होंने नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, यानी पाक आर्मी का ये हिस्सा रहे हैं। बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन इन्होंने हासिल किया था और क़याम पाकिस्तान के बाद दिफ़ाए पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं। 1965 की जंग में शरीक हुए और रन कच्छ के महाज पे नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए हैं बतौर फौजी। कर्नल के ओहदे पे पहुंचकर मुलाजमत से सुबकदोश हो गए। कर्नल के ओहदे पे पहुंचकर मुलाजमत से रिटायर हो गए और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की, रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार कर ली। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर सादा और दिलचस्प है। यहाँ से नंबर 1 असलूब की खूबियाँ, असलूब बयान। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर सादा और दिलचस्प है। नंबर 2 उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खलूस है। नंबर 3 वो बीते हुए वाक़यात को, गुज़रे हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त, मज़ाह दिल में घर कर जाता है, दिल में जगह बना लेता है, दिल में घर कर जाती है। नंबर 4 मज़ाह के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्नो और बनावट, तसन्नो के मायने भी बनावट के हैं, मुनाफ़क़त, बनावट, ज़ाहिर कुछ बातिन कुछ, इन रवैयों पर तंज़ करते भी नज़र आते हैं। उन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़े गिरां कदर, खूबसूरत, उम्दा और अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। उनके यहाँ मज़ाह निगारी, ये नंबर 5 पॉइंट बन जाएगा। नंबर 5 उनके यहाँ मज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में फक्कड़पन या सुकियानापन का गुमार तक नहीं होता, यानी उनके जो है एक म्यारी तहरीर नज़र आती है। अदब में भी एक चाशनी, एक लज्जत और एक म्यार नज़र आता है और कम म्यार का काम उनके यहाँ नहीं मिलता। सादगी, मानी आफरीनी, बावकार, तंज़, मज़ा उनकी तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं। उनकी तसानीफ़ में बजंग आमद बेइंतहा खूबसूरत किताब है, मैंने पढ़ी है, बसलामत रवी और बज़माराइयाँ भी बेइंतहा खूबसूरत किताब है। जब मौका मिले ज़रूर पढ़ें ये किताबें। अदब का सरमाया है और फिर हमारा तर्ज़ तहरीर भी बेइंतहा मौसर हो जाता है जब हम इस किस्म की तहरीरों को पढ़ते हैं। हमें ख़यालात के इज़हार का दुरुस्त ज़ाविया पता चलता है, दुरुस्त रास्ता पता चलता है और नफासत, खूबसूरती, सादगी, मानी आफरीनी, बावकार अंदाज आ जाता है। इसके बाद हम इस सबक की मश्क करेंगे। कदरे अयाज जो कि कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर है, किताब में सबक नंबर 11 है। इसकी हम मश्क कर रहे हैं क्योंकि जब हम मुताला करते हैं सबक का, उसमें मरकज़ी ख़याल, अल्फाज, मायने और उसकी तशरीह, उसको समझाने में रिकॉर्डिंग का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हम तारुफ और मश्क एक जगह पे कर रहे हैं और इसी की दूसरी रिकॉर्डिंग जो होगी, दूसरी वीडियो जो होगी, उसमें आपका सबक का मुताला किया जाएगा। मुख्तसर जवाब दें, मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला?
مصنف کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس کے بنگلوں میں بھی انتخاب تھا۔ روایت تھی کہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا، وسیع چمن، مہندی کی سبز باڑ، سرو اور سفیدے کے لہلہاتے درخت، سرخ و سفید جا بجا گلاب کے پودوں نے سی کلاس بنگلوں میں اس بنگلے کو ممتاز مقام دیا تھا۔ بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ اچھا اسٹوڈینٹس، یہ جو ہم تعارف اور مشق ساتھ کریں اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ وجہ اس کی آپ یہ جو نمبر ہے لیکچر نمبر، یہ آپ لیسن کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کلاس 9 میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو 8 میں یہ پوری بک پڑھ چکے ہیں، ان کو تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تعارف کا چونکہ مشق سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مشق کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر ہم سبق کے دوسری ریکارڈنگ میں ہمارے لیسن ہے، آپ انہیں ان کی ترتیب بدل کے بھی سن سکتے ہیں اپنی سہولت سے۔ کسی بھی قسم کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم جب آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، تو ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہ آئے اور ہر طرح سہولت رہے۔ اس پہلے سوال الف کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ لیسن کی ریڈنگ، ایکسرسائز کرنے سے پہلے لیسن کی ریڈنگ ضروری ہے جو کہ آپ نے خود کی ہو، اور پھر ایک دفعہ میرے ساتھ سمجھ کر کرنی ہے۔ دوسرا سوال ہے سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ بے جز ہے سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ میٹرک کے امتحان سے فراغت کے بعد سلیم میاں کے مشاغل میں دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا، سر شام ہی ٹی وی دیکھنا شامل تھے۔ جیم ہے جناب سوال کہ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ سلیم میاں کے علی بخش پر برہم ہونے کی وجہ یہ بنی کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے دوست امجد صاحب کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع نہ کی گئی۔ دال جز ہے دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو سر پر صافہ، بدن پر کرتا اور تہمد، پاؤں میں پوٹوہاری جوتا پہن رکھا تھا۔ ہے جز ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے۔ دسمبر میں شکار کرتے کرتے دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی، اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ واو جز ہے گاؤں میں چونکہ چائے کا رواج نہ تھا، اس لیے چائے پیش کرنے میں دقت آئی۔ مقامی حکیم کے گھر سے چائے کی پتی مل تو گئی لیکن بنانی نہ آئی۔ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی بے مزہ لگی اور پیالی رکھ دی۔ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں کی آنکھیں نم تھیں اور ان میں محبت کی چمک تھی۔ سوال نمبر 2 ہے جناب خلاصہ کہانی کا 1/4 حصہ 1/4 حصہ مختصراً ایک پیراگراف میں اپنے الفاظ میں آپ کو خود بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے واحد کی جمع، جمع کے واحد، واحد جمع کے کالم بنا لیں اور اس طرح لکھتے جائیں: دیہات، شکایت شکایات، ارشاد ارشادات، قصہ قصص، حادثہ حادثات، روایت روایات، عمارت عمارات، امتیاز امتیازات، مشاہدہ مشاہدات، امتیاز امتیازات، مشاہدہ مشاہدات۔ سبق قدر از کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ پیج نمبر 94
94 तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदार की खैरियत दरियाफ्त की, नामौलूद। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई, चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की, चाय की। इसके बाद दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही कीजिए। तरफैन के अलिफ है, तरफैन के बयानों से वाज़ह है कि तनाज़ा बहुत खफीफ है, दुरुस्त। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे, दुरुस्त। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी, गलत। दाल है जनाब, देहाती लोग इतने महजब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ, दुरुस्त है। सलीम मियाँ अभी अभी FA के इम्तहान से फारिग हुए थे। इसके बाद है आराब लगाना है और तलफ़ुज़ वाज़े करने हैं। कस्साम, आज़ल, कित्ता, ज़मीन, मुखल, तवाज़ो, तनाज़ा। इसके बाद है सवाल नंबर 7, अपने उस्ताद से महमूद व अयाज़ की तलमीह के बारे में मालूमात हासिल करें। तलमीह, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़ आपको यहाँ सुर्ख से नज़र आ रहा होगा, मैं अभी इसकी वजाहत करती जाऊँगी। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस शेर में महमूद व अयाज़ क्या किया, खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियाँ थोड़े हैं भाई बहुत। तलमीह वो मुख्तसर अल्फाज जो किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए वहदत तासुर कायम करें, मफ़हूम को वुसअत दें, कम अल्फाज में जामे तरीन बयान और तारीख़ी हकीकत। जैसे एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। महमूद बादशाह थे, महमूद गज़नवी, अयाज़ मुलाजिम थे, उनके ग़ुलाम थे, दरबारी थे, और एक ही सफ़ में खड़े हो गए। मसावात का दर्स दिया जा रहा है और महमूद व अयाज़ के जो ये तलमीह बयान की गई है इसके पीछे पूरी एक तारीख़ है। महमूद व अयाज़ के हवाले से तो आपको अभी बताया भी जाएगा, तो आपको ये कहानी समझ आ जाएगी। ना कोई बंदारा ना कोई बंदा नवाज। इसी तरह क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, खिज़र और सिकंदर का वाक़या है। खिज़र ने रहनुमाई की थी सिकंदर की आब हयात तक जाने की, और फिर वहाँ से इन्होंने नहीं पिया, वापस आ गए। तो ये एक पूरी कहानी, एक पूरा वाक़या है जिसको सिर्फ 1, 2, 3, 4 लफ्ज़ों में उन्होंने बयान कर दिया है कि अगर आपको इस वाक़े का, इस तारीख़ी हकीकत का पता है तो आप इस शेर को दुरुस्त सिमत में ले जा सकते हैं, दुरुस्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो तलमीह वहाँ इस्तेमाल की जाती है वो मुख्तसर अल्फाज जिनके पीछे एक बड़ी तारीख़ी हकीकत हो। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियाँ थोड़े हैं भाई बहुत। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा क़ससुल कुरान में, कुरान पाक में ख़ुद मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया, चाह कुएँ को कहते हैं, किस तरह उन्हें कुएँ में फेंका। ये पूरी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। तलमीह ऐसे अल्फाज जो कि पीछे पूरे ये एक तारीख़ी हकीकत रखते हों, एक पूरा वाक़या रखते हों, एक पूरी कहानी की तरफ निशानदेही करते हों, जो कि सबक आमोज़ हो, उसके चंद अल्फाज के ज़रिए हम यहाँ पर अगर उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं तलमीह को, तो वो दर हकीकत एक तफसील जो होती है वो एक तारीख़ी हकीकत होती है जिसको वहाँ पे बयान करना मकसूद होता है। अभी वो कह रहे हैं कि महमूद व अयाज़ के बारे में आपको बताते चलें कि महमूद गज़नी का बादशाह था, एक बहादुर हौसलामंद हुक्मरान। हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सोमनाथ का मंदिर फतह किया, जाटों को सज़ा देने के लिए 17वां और आखिरी हमला किया। महमूद अयाज़ को अपने ग़ुलाम को उसकी ज़हानत, सिफ़ात, खूबियों, इंतज़ामी सलाहियतों के बाइस बहुत पसंद करता था। दरबारियों की साजिशों, हसद के बावजूद इनका एक दूसरे के लिए मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक़ ज़रबुल मिसल बन गया। महमूद की नज़र करम और सलीमुत्तबा अयाज़ की रफ़ाक़त साथ इस्लामी दुनिया ख़ुसूसन वस्ती जनूबी एशिया में बहुत मशहूर है। अयाज़ महमूद गज़नवी का एक वफ़ादार ग़ुलाम था, जानिसार, सलीमुत्तबा, ज़हीन, इंतज़ामी अमूर की कायदाना सलाहियत का हामिल, बाअदब था। इन्हीं सिफ़ात की बदौलत महमूद के दरबार में कदर मंज़िलत पाता रहा, यहाँ तक कि उसे लाहौर का सूबादार मुकर्रर कर दिया गया।
दोनों एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे, यहाँ तक कि ये एक ज़रबुल मिसल बन गई। महमूद ने कई मौक़े पर अयाज़ को दौलत के अंबार देने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अयाज़ ने बादशाह की रफ़ाकत को तरजीह दी। उर्दू, फ़ारसी, तुर्क, अरबी अदब में और ख़ुसूसन बरसग़ीर पाक व हिंद, अफ़गान, वस्ती जनूबी एशियाई अदब में इनके बहुत से वाक़यात मिलते हैं। बल्कि जहाँ जहाँ इल्लामा इकबाल कौमी शायर के कलाम के तराजुम हो रहे हैं, जैसे जर्मन, वो भी जानते हैं। अयाज़ की कब्र लाहौर में रंग महल के साथ सड़क के किनारे एक बुलंद अहाते में है। महमूद अयाज़ को क्यों पसंद करता था? महमूद गज़नवी का चहीता ग़ुलाम था। चहीता क्यों था, लाडला क्यों था, प्यारा क्यों था, उसको मुकाम और कदर व मंज़िलत क्यों मिलती थी? कुछ वाक़े मशहूर हैं, आपको एक दो वाक़े सुना देते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की तरफ से, किसी सुल्तान की तरफ से बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती, बेइंतहा नायाब किस्म का एक जो है वो तोहफ़ा आया महमूद के पास। तमाम दरबार लगा हुआ था और जो दरबारी थे वो यही शिकायत कर रहे थे कि आप अयाज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मुकाम देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, जबकि हम सब आपके लिए जानिसार हैं और ये और वो हैं। महमूद सुनते रहे, बादशाह सामत सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने जो मेज़ पे रखा हुआ था और बताया गया था कि ये किसी मुल्क के बादशाह ने आपको तोहफ़ा भेजा है, उन्होंने कहा, बारी बारी एक एक दरबारी से कहा कि इसे उठाओ और तोड़ दो। सब ने हाथ बांध लिए और कहा, नहीं सरकार, ये बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वापस जाकर जगह पे खड़े हो गए। महमूद ने अयाज़ को कहा कि अयाज़, इसे उठाओ और तोड़ दो। अयाज़ ने उठाया और ज़मीन पे दे मारा। सारे दरबारी एकदम आगे बढ़े, ये तुमने क्या किया? इतनी कीमती चीज़ तुमने तोड़ दी, तोहफ़ा था, तुमने क्या कर दिया? अयाज़ ने कहा, मेरे लिए बादशाह का हुक्म कीमती था, उन्होंने जो कहा मैंने कर दिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि इसकी क्या कीमत है, मेरे लिए कीमती बादशाह का हुक्म था। इसी तरह एक दफ़ा सुनने में आया है, पढ़ा गया है किताबों में, किस्सों में, कि एक दफ़ा बादशाह सलामत महमूद जो है वो उनको खरबूजा काट कर पेश किया जा रहा था, वो खा रहे थे। तो उन्होंने जब खरबूजा जैसे ही कटा और उनके पास पेश किया गया, महमूद ने अयाज़ को देना शुरू कर दिया। अयाज़ खामोशी से बादशाह सलामत से लेकर खाते रहे। बादशाह सलामत ने आखिर में कहीं जाकर एक आध काश अपने मुंह में रखी तो एकदम थूक दिया और कहा, ये तो बहुत कड़वा है। फिर अयाज़ से कहा, अयाज़, ये इतना कड़वा खरबूजा था और तुम इतनी खामोशी और सुकून से खा रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अयाज़ ने कहा कि जो हाथ इतना कुछ दें, अगर उनसे कभी तकलीफ़ पहुँचे तो गिला नहीं करना चाहिए। बस यही सोच थी कि आप मुझे दे रहे थे, मैं इनकार ना कर सका। इसी तरह कहा जाता है कि अयाज़ पर दरबारियों ने इल्ज़ाम लगाया जनाब चोरी का, कि वो ख़जाने से चीज़ें चोरी कर रहा है और उसने एक कमरा लिया हुआ है और उसमें ले जाके छुपा देता है। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन नहीं, लेकिन तुम सब लोग ऐसा कहते हो तो यकीन कर लेता हूँ। अयाज़, यहीं रुको और इनको अपने कमरे की चाबियाँ दे दो। वो सब लोग वहाँ गए, उन्होंने सारा कुछ खोल कर आगे पीछे, यहाँ तक कि सुनने में आया कि फ़र्श भी खुदवा दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ फटे हुए कपड़ों के और फटे हुए जूतों के और एक घास काटने वाले दरांती या जो भी चीज़ थी, तलवार कि उस जिससे घास काटी जाती है। बहुत परेशान हुए कि अगर यही सब कुछ था तो इसको ताला लगा के रखने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल वो वापस आए और उन्होंने बादशाह सामत को बताया कि हमें नहीं पता इसने कहाँ छुपाया हुआ है, हमने तो ज़मीन भी खोद दी, सब कुछ खोद दिया, लेकिन वहाँ पे सिवाय चंद फटे हुए कपड़ों, जूतों और एक घास काटने का जो एक औजार है उसके सिवा कुछ भी ना मिला। बादशाह ने अयाज़ से कहा, अयाज़, क्या वजह है? ये चीज़ें ऐसी तो ना थी कि तुम इनके लिए एक कमरे में ताला लगा के रखो, ये सब क्या कह रहे हैं? अयाज़ ने कहा कि बादशाह सामत, महल में आने से पहले मेरी यही औकात थी, मैं घास काटा करता था, एक गरीब इंसान था, मेरे लिए वो बहुत कीमती चीज़ें हैं। जब मेरी तबीयत में फ़ख्र आता है, ग़रूर आता है, तो मैं जाता हूँ और उन चीज़ों को लेके बैठ जाता हूँ ताकि मैं अपनी असलियत ना भूलूँ।
इस किस्म के कई वाक़यात थे जिसकी वजह से महमूद के दिल में अयाज़ ने जगह बना ली और मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक़ ज़रबुल मिसल बन गया। इसके बाद जनाब आपकी किताब में सवाल है, मुज़क्कर मुअन्नस अलग करें। हमें जुमले बनाने और लफ्ज़ के बाद में आने वाला लफ्ज़ बताता है कि ये पहला लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये असूल है। तूल खींचा मुज़क्कर, शान बढ़ाई मुअन्नस, चमन का निखार मुज़क्कर, तवाज़ो की मुअन्नस, इश्तियाक था मुज़क्कर। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। कबाहत बुराई हर्ज, मेहनत में कबाहत नहीं। इम्तियाज़ फ़र्क, मैं नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ हूँ। नौइयत किस्म, सवाल की नौइयत मारूज़ी है। तलाफ़ी नुकसान पूरा करना, ज़ाया शुदा वक्त की तलाफ़ी मुमकिन नहीं। मबहूत हैरान गुमसुम साकित, मनाज़िर फ़ितरत मबहूत कर देते हैं। दस्तूर तरीका रिवाज कानून, हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करना चाहिए। इसके बाद सवाल है, सयाको सबाक के हवाले से दर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह करें। अलिफ है सलीम मियाँ जो अभी ये रहा सवाल नंबर 10। अलिफ है सलीम मियाँ जो अभी डैश 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 हाथों में पला था। यही तरीका है पेपर में भी करने का। जो नंबर है आपने वो देना है। इसी तरीके से मुख्तसरन वहाँ पे तो आपको पूरा पैराग्राफ लाजमी दिया जाता है। आपने शुरू के 2-3 लफ्ज़ 2-4 डॉट्स और फिर उसके बाद आखिर के 2-4 अल्फाज लिखने हैं और फिर तशरीह करनी है। पेज 87 पेज नंबर है जनाब आपका 87 जिस पर ये पैराग्राफ मौजूद है। सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक इम्तहान से फारिग हुए थे, यहाँ से लेकर उन्हीं के हाथों में पला था। ये है वो पैराग्राफ जिसकी हमें तशरीह करनी है। तरीक़ेकार इसका ये है कि सया को हमें पहले इसी तरह डॉटेड फॉर्म में पहले वो नंबर लिखना है जिस पैराग्राफ की हम कर रहे हैं तशरीह, उसी तरीके से लिखना है। और मुख्तसरन पैराग्राफ पेपर में आपको पूरा आएगा। आपने इस तरीके से लिखना है जैसे किताब में बताया गया है उसको। उसके बाद उन्वान कदर याज सिन्फ मजमून मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान सयाको सबाक ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के इब्तदाई हिस्से से मुंतखब किया गया है। इससे पहले कर्नल साहब को मिलने वाले घर का तस्करा है कि बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। ये था जनाब सयाक कि आपको जो पैराग्राफ दिया इससे पहले क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब है सबाक, जबकि इस इक़्तिबास के बाद मुकम्मल कहानी बयान की गई है जिसमें देहाती इसमें जो है फिर सबाक यानी पहले नसर पाले से पहले की कैफियत बयान कर दी है, कहानी बयान कर दी है। जबकि इस इक़्तिबास के बाद मुकम्मल कहानी बयान की गई है जिसमें देहाती तर्ज़ ज़िंदगी, सादगी, खुलूस, मोहब्बत से मुतारिफ़ कराया गया है। मास्टर साहब और चौधरी के बेटे का दिलचस्प किस्सा जिसका मकसद ये बताना है कि इंसान की कदर व कीमत उसके खुलूस, मोहब्बत और असलियत पर मुनहसर है। मेहनत कामयाबी का जीना है। जिस तरह चौधरी के बेटे ने इज़्ज़त, नाम, मुकाम, मर्तबा पाया। इकबाल का शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तशरीह शुरू हो रही है जनाब उस पैराग्राफ की। सलीम मियाँ कर्नल साहब के बेटे थे। मजाज भी शाहाना था। नौ उम्री और बेफिक्री के दिन थे। दहम जमात के इम्तहान दे चुके थे। फरागत थी। यही सबब था कि आजकल उनके मशागिल में अपने हम उम्र हम रुतबा दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलना और शाम होते ही टीवी देखना थे। अली बख्श जो कि कर्नल साहब का पुराना मुलाजिम था और सलीम मियाँ ने उन्हीं के हाथों में परवरिश पाई थी, सलीम मियाँ से मोहब्बत रखते थे। यही सबब है कि वो खामोशी से टीवी में मगन सलीम साहब और उनके दोस्तों की खातिरदारी, तवाज़ो, खातिर मदारात के लिए कमरे का चक्कर लगा लेते थे। बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं थी कि जब छोटे साहब दोस्तों के हमरा टीवी देख रहे हों तो कमरे में जा सकें। इसके बाद
बेजुज़ है, ये बे पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ है जो इस तरह लिखा गया है, अली बख्श की दास्तान ग़म, फिर कुछ डॉट्स डाले गए हैं, देहाती समझा होगा, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है और देहाती समझा होगा पे ख़त्म होगा। पेज 88 पे देखिए, यहाँ से अब शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ कि अली बख्श की दास्ताने ग़म ख़त्म हुई तो सलीमिया भी आ गए और यहाँ से देहाती समझा होगा। ये पैराग्राफ है जिसकी अब हमें तशरीह करनी है। उन्वान कदर याद सिन्फ मजमून मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद ख़ान सयाको सबाक ज़ेर तशरीह तबास सबक के इब्तदाई हिस्से से मुंतखब किया गया है। इससे पहले कर्नल साहब के घर की मंजरकशी की गई है जिससे ज़ाहिर होता है कि बंगले का मिजाज शहाना और अमीराना था। साथ ही सलीम मियाँ जो कर्नल साहब के बेटे थे और पुराने खिदमतगार अली बख्श की बाहमी रंजिश का तस्करा है जो अली बख्श कर्नल साहब को बता रहे थे। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास के बाद मुकम्मल कहानी बयान की गई है जिसमें बाहमी रंजिश रफा दफा करने की गर्ज से कर्नल साहब एक चौधरी के बेटे का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिसमें देहाती तर्ज ज़िंदगी, सादगी, खुलूस, मोहब्बत और मेहनत का जिक्र है कि मेहनत ही कामयाबी का जीना है। वाक़े से अली बख्श और सलीम दोनों ही मुतासिर होते हैं और गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। तशरीह है जनाब इस पैराग्राफ की। अभी अली बख्श कर्नल साहब को बता ही रहे थे कि सलीम मियाँ की इन बातों की वजह से तकलीफ़ पहुँची है कि इसी दौरान सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे के तासुरात और माहौल से मामला समझ गए और दिल का बोझ कम करने के लिए वो वाक़या बयान करने लगे जिसके बाइस अली बख्श और उनके दरमियान रंजिश हुई। कर्नल साहब ने दोनों का बयान तवज्जो, सुकून, इत्मीनान, इन्हिमाक से सुना और इस नतीजे पे पहुँचे कि दोनों तरफ जो दिल जल रहे हैं गुस्से की आग से, दर हकीकत मामला इतना संगीन नहीं है। अली बख्श को दुख इस बात का था कि उसे देहाती सादा लौ समझा गया, तवाज़ो, खातिर मदारात, मेहमानदारी का तरीका सलीका नहीं। और सलीम मियाँ इसलिए नाखुश थे कि और गुस्से का इजहार कर रहे थे कि अमजद सलीम मियाँ के दोस्त अली बख्श के अंदाज़े मेज़बानी से उन्हें देहाती गाँव का सादा लो तहजीब से नाआशना समझेंगे। गुस्सा इस बात का था कि ना दोस्त मुतासिर हो सका और ना मरूब हो सका। कर्नल साहब तजर्बेकार शख्स थे, जान चुके थे और इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि दोनों को थोड़ा वक्त देकर तजर्बे पर मबनी हिकमत की बात बयान की जाए और माहौल को खुशगवार करने की खातिर एक कप चाय भी हो जाए तो गुस्से का तूफ़ान थम जाएगा, दिल साफ हो जाएंगे। इसके बाद है कॉलम में लाइए। कॉलम अलिफ में आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तूल नंबर 1, दाखिल नंबर 2, अज़ल नंबर 3, रंज नंबर 4, खफीफ नंबर 5, चमन नंबर 6। अब इस साइड पर जो लफ्ज़ हैं इनके सामने लिखिए। मुसरत नंबर 4, वीराना नंबर 6, शदीद नंबर 5, अर्ज़ नंबर 1, अबद नंबर 3, खारिज नंबर 2। इस तरीके से कॉलम मैच हो जाएंगे। रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी। अहले ज़बान की आम बोलचाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ है जो अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। किसी भी ज़बान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए उसके रोज़मर्रे और मुहावरे से आशनाई वाक़फियत ज़रूरी है। अगर खिलाफ ज़बान कोई लफ्ज़ बोला या लिखा जाए तो वो गलत शुमार होगा। झैल में ऐसी चंद मिसालें पेश की जाती हैं जिनमें रोज़मर्रा या मुहावरे की गलती मौजूद है। गलत फ़िक्रात में आज हमने मैच खेलना है। दुरुस्त फ़िक्रात नीचे देखिए, इसमें नंबर 1 आज हमें मैच खेलना है। दूसरा गलत जुमला है असलम शाम के 5 बजे अकरम को मिला। इसको सही करके इस तरह लिखेंगे। दुरुस्त फ़िक्रात में देखिए असलम शाम के 5 बजे अकरम से मिला। गलत फ़िक्रा तुम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देते। तीसरा जुमला है दुरुस्त फ़िक्रा तुम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। इसी तरह दुरुस्त फ़िक्रात पढ़ते जाए। ऊपर वाले फ़िक्रात ये सारे गलत है। नीचे दुरुस्त फ़िक्रात की हेडिंग है जहाँ पे दुरुस्त करके लिखा है। नंबर 4 साहब का हुक्म सर आँखों पर। नंबर 5 5
अगर मुमकिन हो तो मेरा काम कर दीजिए। नंबर 6, मेहरबानी फरमाकर ख़त का जवाब जल्द देना। नंबर 7, वो तो हमेशा बेपर की उड़ाती है। नंबर 8, ये औरत तो आफत का परकाला है। और रोज़मर्रा में ऐसे कई जुमले हमारे पास आते हैं, जैसे गलत फ़िक्रात ये इधर लिखे हुए हैं, सुर्ख स्याही से काम मत करो, दुरुस्त फ़िक्र है सुर्ख रोशनाई से काम मत करो। इसके बाद 10वां गलत जुमला है, मैंने आबे ज़मज़म का पानी पिया। दुरुस्त जुमला है, मैंने आबे ज़मज़म पिया। नंबर 11 पर है, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। गलत जुमला है। दुरुस्त जुमला है, मेरे अब्बू दफ्तर से वापस आए हैं। कर्नल इसके बाद सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं जनाब आपकी कि कर्नल मोहम्मद ख़ान का कोई और मज़ाहिया मज़मून अपने उस्ताद से पूछ के पढ़ें। इनकी जो किताबें हैं वही किताबें जो तारुफ में बताई गई हैं, अगर वो मौका मिलता है पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। तलबा से कहें कि उन्हें ये सबक पढ़ के जो बात सबसे दिलचस्प लगी उसे अपने अल्फाज में बयान करें। सोचिएगा ज़रूर। और क्योंकि ये बहुत सबक आमोज़ तहरीरें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और बहुत बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को मुख्तलिफ़ शोबों में भी मनवाया है और अदब में भी नुमाया मुकाम रखते हैं। जी, इशाराती तदरीस में हमारे पास आ रहे हैं कि तलबा को बताएं कि मज़ाहिया अदब अपने ज़ाहरी रवैयों में संजीदा अदब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन हर दो तरह के अदब का मकसद माशरे की इस्लाह है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि संजीदा अदब हो या मज़ाहिया अदब हो, मकसद जो है हमारे सामने वो माशरे की इस्लाह और पैगाम देना है। फलाह इस्लाह का मकसद हमारा सामने होता है, मद्देनज़र होता है। इसके बाद साज़ा इस वक्त पढ़ाने से कबल रियाज का तारीख़ी तारुफ तलबा के सामने पेश करें। बताएं कि सुल्तान महमूद गज़नवी किस तरह उसकी सलाहियतों की कदर करता था। ये पूरी तफसील से कहानी वाक़यात के साथ आपको बता दी गई है। फ़ौजी अफसरों के ओहदे के बारे में बताया जाए। जनाब ये तो बड़ा मज़े का सवाल है, ये आप खुद अपना इंटरेस्ट लेते हुए, दिलचस्पी लेते हुए करें। बहरहाल मैं कुछ ओहदे बताती जाती हूँ। सेकेंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। और फिर उसके बाद है देहात में चौपाल और चौपाल की अहमियत की वजाहत करें। चौपाल, बैठक, जरगा, पंचायत, ये सब एक चीज़ है कि जहाँ पर गांव के लोग, इलाके के लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और मसले मसाइल जो हैं वहाँ के वो डिस्कस होते हैं, उन पर बातचीत होती है और तजर्बाकार लोग उनके हवाले से जो है अपनी राय देते हैं। और इस तरीके से गांव के माहौल में जो है वो एक अपनी मदद आपके तहत पर भी बहुत सारे जो मसले हैं और काम है वो हल हो जाते हैं। तलबा को अपनी इलाकाई रवायतों और कदरों की हिफाजत और उनसे मोहब्बत का दर्स दिया जाए। उन्हें सादगी और खुलूस की तलकीन करें, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी तहज़ीब, हमारी माशरत, हमारा सकाफ़त, हमारे कल्चर, हमारी ख़ूबसूरती है। हमने इनको रिवाज देना है। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो दुनिया हमें देखकर अपनाएगी। हमें ज़हनी ग़ुलामी का सबूत नहीं देना, इन पे फ़ख्र करना, इनको ज़िंदा रखना है और इनको ज़िंदा रखने के लिए इन पर अमल करना है। इनको अपना जो है तर्ज़ ज़िंदगी बनाना है। इनसे मोहब्बत करनी है। वतन, इनसे मोहब्बत ही वतन से मोहब्बत है। सादगी और खुलूस ये बेहतरीन असासा है, दौलत है ज़िंदगी की। इन पे फ़ख्र कीजिए, इन्हें अपनाइए, मुनाफ़क़त से दूर रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।